वेलकम बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बोधशिला पे। जैसा कि हम लोगों का पाठ्यक्रम चल रहा है कि आरओ की परीक्षा में आने वाले हिंदी के पार्ट्स को हम लोग अध्ययन में लेंगे, जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने स्टेप लिया था विशेषण और विशेष। उसका चैप्टर पूरा हुआ। आप लोगों के विशेष आग्रह से मैं आज अशुद्धि शोधन का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। हालांकि स्वास्थ्य सही नहीं है, किंतु आप लोगों के निरंतरता में कोई गैपिंग न आए, उस निरंतरता को बनाए रखने के लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। आज बेटा हम लोग अध्ययन पर आएंगे अशुद्धि शोधन। सामान्य तौर से जान लीजिए कि भाषा कई सोपान में चलती है। भाषा के सब 4 चरण होते हैं: वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। इन चारों चरणों पर कोई न कोई दोष, कोई न कोई त्रुटियां होती हैं। हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है बच्चों कि अगर आप शुद्ध बोलोगे तो कभी अशुद्ध लिख नहीं सकते। और हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग अपने भाषाई व्यापार में शब्द के वर्तनीगत शुद्धियों पर ध्यान नहीं देते। अपनी अल्हड़ता में हम भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। परिणाम ये होता है कि उस शब्द में कभी दीर्घता का लोप होकर के ह्रस्वता आ जाती है, कभी ह्रस्व लोप होकर के दीर्घ हो जाता है, कभी ह जो है य में परिवर्तित हो जाता है, कभी वह ब में परिवर्तित हो जाता है, कभी कभी बीच के हम वर्ण ही लोप कर देते हैं। जैसे बोलते हैं ना, जा 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 अपना मुंह देखो। मुंह, अब मुंह नहीं है यार, मुंह है, पर हम क्या बोलते हैं? मुंह देख लो। भाषाई व्यापार में हम बोल दिए, अरे कोई बात नहीं यार, 5-6 लोग चले जाओ, 5-6 लोग चले जाओ। 5-6 नहीं है, 5-6 है। तो जब हम 5-6 बोलेंगे तो 5 का जो 6 है वो तो हम खा गए। तो इस तरह से जब हम अपने भाषाई व्यापार में संलग्न रहा करें तो अपने वर्तनी को अवश्य ध्यान में रखें। जब हम शुद्ध बोलना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर से शुद्ध लिखना भी शुरू कर देंगे। बहुत सारे ऐसे दोष आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हम कई तरह का वर्तनीगत उच्चारण के दोष से ग्रसित हो जाते हैं। परिणाम कि हमारा लेख नाना प्रकार के दोषों से परिपूर्ण हो जाता है और मेरी रचना दोषपूर्ण मानी जाती है। मेरे बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अरे आइए जी बस ये जानिए परीक्षा आपकी मुट्ठी में, रिजल्ट आपके हाथ में। ये सब बकवास और ये सब मुहावरेबाजी बेटा हमारे समझ में नहीं आता। 4 शब्द की सिद्धि करा दिए, बोले कि पूरा। अरे यार, कहाँ से पूरे पर बच्चे का, छात्र का पकड़ आ पाएगा? मेरे बच्चों, हम उस शॉर्टकट रास्ते को पसंद नहीं करते। थोड़ा सा आपको हम डिटेल में लेके चलेंगे ताकि विषय की सत्यता, सारगर्भिता के साथ साथ आपको उसका समुचित ज्ञान भी प्राप्त हो। अतः सबसे पहले हम भाषा पे आएंगे तो वर्तनी में अगर देखेंगे तो वर्तनी में हमको ये 4 दोष सामान्य भाषा या सामान्य भाषाई व्यापार के लेखन पटल पर, इन पर हमको गौर करना पड़ेगा। सबसे पहला है स्वर दोष।
स्वर में कहीं छोटा ऊ हो जाता है, कहीं बड़ा ऊ हो जाता है, कि जहाँ छोटी ई होनी चाहिए वहाँ बड़ी ई हो गई, जहाँ बड़ी ई होनी चाहिए वहाँ छोटी ई हो गई। तो हमें उस पर ध्यान देना होगा। इसमें सबसे ज़्यादा काम आता है प्रत्यय, उपसर्ग और संधियाँ। बहुत से ऐसे प्रत्यय हैं जो लगाए जाते हैं तो मूल शब्द की मात्राओं में परिवर्तन होता है। जैसे आपने लिखा विद्यार्थी, अब जोड़ दिए विद्यार्थियों। जब वचन का प्रभाव पड़ा तो शब्द में विकार आया, जो बड़ी ई थी वो छोटी ई हो गई। स्त्री बड़ी ई है, हमने वचन का प्रभाव डाला, क्या हो गया? स्त्रियों, वो छोटी ई हो गई। नदी, मूल शब्द में नदी में बड़ी ई लगी है, लेकिन वचन का प्रभाव पड़ा, क्या हो गया? नदियाँ, तो बड़ी ई से क्या हो गई? छोटी ई हो गई। अब अगर हमारे मस्तिष्क में है कि यार नदी में तो बड़ी ई है, तो नदियों में भी हम बड़ी ई लगा देंगे तो वहाँ पर दोष आ जाएगा। और किसका दोष है? ये वचन का। वचन के कारण क्या परिवर्तन? मैं बार बार आपसे कहा हूँ, विकारी और अविकारी दो शब्द होते हैं। जो विकारी शब्द होते हैं उनमें लिंग, वचन और कारक के कारण प्रभाव पड़ता है और उनके वर्तनी में परिवर्तन होते हैं, वही तो विकार है। शब्द का रूप परिवर्तन ही, वर्तनी में परिवर्तन होगा तभी तो रूप परिवर्तन माना जाएगा। तो किन किन कारणों से होता है हम लोग इस पर गौर करेंगे। अब जैसे मान लो कि हमने यहाँ लिखा शेरनी, अब ध्यान दीजिएगा ये गलत है कि सही है? हमें कैसे पता चलेगा कि जो मैंने शेरनी लिखा गलत है कि सही? हम कह सकते हैं कि नहीं ये गलत है, कारण कि ये शब्द नी प्रत्यय से बना है। ये शब्द किससे बना है? नी प्रत्यय से बना है। अब मूल शब्द क्या है इसमें? शेर, मूल शब्द है शेर। तो शेर और नी बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये शेरनी बनेगा। अगर हमें ये पता है कि यार ये इस शब्द का मूल शब्द ये है, प्रत्यय ये है, तो कभी भी हमारी वर्तनी अशुद्ध नहीं होगी। इसी तरह से मोर से मोरनी, उसमें भी आएगी। अब अगर मोर से मोरनी हो गया और इसमें हमने वचन का प्रभाव डाल दिया तो क्या हो जाएगा? मोरनिया। तो मोरनियों में जब हम आएंगे, मोरनिया में जब आएंगे तो मोरनिया में बड़ी ई की जगह छोटी हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन के कारण हैं। जब तक हम उन कारणों को नहीं जानेंगे बच्चों, तब तक दो ठो शब्द रट करके हम अपने भाषागत, वर्तनीगत या शब्दगत या वाक्यगत दोषों से मुक्त नहीं हो सकते। ये निरा कोरा मिथ्या प्रलाप है कि हम चार ठो शब्द उठा लिए, चार शब्द को हाँ जी देखो ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है, तो उससे काम नहीं चलेगा बेटा। आपको शुद्ध अशुद्ध अगर जानना है तो पूरे प्रकरण पर आना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर स्वर दोष दिया, फिर यहाँ व्यंजन का दोष है। व्यंजन में हम बहुत सारे ऐसे दोष कर जाते हैं, यहाँ पर होना कुछ चाहिए कर देते हैं कुछ। अनुस्वार और अनुनासिक का दोष, कहाँ अनुस्वार होगा, कहाँ अनुनासिक होगा, कहाँ चंद्रबिंदु होगा, कहाँ बिंदी होगा, हम इस पर भी खूब जम के अशुद्धियाँ करते हैं। आते हैं द्विगुण। द्विगुण में कौन है? डॉढ़। सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पर ये करते हैं, दोष करते हैं। अब उनको यही पता नहीं है कि कहाँ पर ड होगा और कहाँ पर ड़ होगा, कहाँ पे ढ होगा, कहाँ पे ढ होगा। तो ड ढ, ड और ढ अंतर आ रहा। ड़ ड ड़, ड ड़, दोनों में अंतर है। ध्वनियाँ अपने आप आपको स्पष्ट सुनाई पड़ रही होंगी। तो कहाँ पर ड हो, कहाँ पर ड़ हो, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। इस स्थिति में हम आएंगे। तो ये तो हो गया हमारा वर्तनी का, जिस पर हम लोग आगे अभ्यास करेंगे और आगे एक एक चीज़ें हम कोशिश करेंगे। मेरे पास अभी संसाधनों का पूर्णतया अभाव है बच्चों। मैं कुछ मटेरियल
इसी वीडियो पर डाल देंगे, जिनको आप लोग देखिएगा, और उस पर टिक भी हम लगा देंगे। जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको आप गौर कर लीजिएगा, उसको देख अवश्य लीजिएगा। जिसमें स्वर दोष, व्यंजन दोष, अनुस्वार, अनुनासिक और द्विगुण दोष, इनको हम देंगे आज। उनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कल वाली क्लास में जो डाउट्स आप लोग डालेंगे हम उसी के आधार पर चलाएंगे। अब आते हैं वर्तनी दोष के बाद हमको क्या देखना होगा? शब्दगत अशुद्धि, जिसमें लिंग दोष। लिंग दोष में जैसे मान लीजिए कि मैं बोला छोटी सी पिस्तौल, वाक्य गलत है कि सही है? छोटा सा पिस्तौल, क्योंकि पिस्तौल पुल्लिंग है। छोटी सी पिस्तौल करेंगे तो लिंग दोष हो गया, ठीक है ना। अगर हम इसी तरह से बोलें कि खाज अच्छा हो गया, खाज, खजवट, खाज अच्छा हो गया, ये भी दोष है, क्योंकि खाज स्त्रीलिंग है। खाज ठीक हो गई। आगे अगर हम बोल रहे हैं कि पंडित जी को दक्षिणा दिया गया, पंडित जी को दक्षिणा दिया गया। अब देखिए यहां पर दिया गया पुल्लिंग है, दक्षिणा क्या है? स्त्रीलिंग है। तो क्या होना चाहिए? पंडित जी को दक्षिणा दी गई, क्योंकि दक्षिणा अपने आप में क्या है? स्त्रीलिंग। तो यहां पर दी गई, दिया गया नहीं, पुल्लिंग होगा तब आप उसमें बोल सकते हैं कि नहीं जी दिया गया। अधिकतर हम बोल देते हैं कि यार गाड़ी भेज दिया है, मैंने गाड़ी भेज दिया है। बताइए वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? मैंने गाड़ी भेज दिया है। अब गौर करो, क्या भेजा? गाड़ी। गाड़ी क्या है? स्त्रीलिंग। तो दिया होना चाहिए कि दी होना चाहिए? मैंने गाड़ी भेज दी है, भेज दिया ही नहीं, भेज दी है, क्योंकि जाने वाली गाड़ी है। तो इस तरह से हम लोगों को लिंग दोष पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। इसका भी हम आपको एक एक चीज बच्चों आपको दूंगा। वचन का दोष करना पड़ेगा। वचन में जहां एक वचन आना चाहिए वहां बहुवचन, जहां बहुवचन आना चाहिए वहां एक वचन हम लोग लगाए चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। अब नदी के दोनों किनारों पर हरियाली है, मैंने बोला क्या? वचन दोष में नदी के दोनों किनारों पर हरियाली है। अब यहां पर देखा कितना गलत है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों किनारों ये बहुवचन का प्रयोग हो जा रहा है, जो उचित नहीं है। द्वितीय दोष है इसमें। कौन सा दोष है? द्वितीय दोष है। द्वितीय दोष क्या होता है? जब एक ही विशेष्य पर दो दो विशेषण लगा दिए जाते हैं तो द्वितीय दोष होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि नदी के दोनों किनारे हरियाली, या नदी के किनारों पर हरियाली है। दोनों हटाओ तो किनारों लगा दो, और किनारों हटा रहे हो तो दोनों लगाओ। दोनों और किनारों दोनों एक साथ अगर लगा देंगे तो ये वाक्य की अशुद्धि मानी जाएगी, शब्द की अशुद्धता मानी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से वचनगत कितनी सावधानियां होती हैं, इनको हम लोग विचार करेंगे, देखेंगे। आगे है द्वितीय दोष। द्वितीय दोष में क्या होता है कि हम एक ही अर्थबोध के दो दो शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं अपने समय का अधिकांश भाग सोने में बिता देता हूं, मैं अपने समय का अधिकांश भाग सोने में बिता देता हूं। अब सवाल देखिए कि यह सही है या गलत। तो अंश और भाग दोनों की मीनिंग एक ही है, तो दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग वाजिब है। मैं अपने समय का अधिकांश सोने में बिता देता हूं, या मैं अपने समय का अधिक भाग सोने में बिता देता हूं। अंश और भाग दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होना चाहिए, और अगर होता है वो द्वितीय दोष कहलाएगा। तो हमको इस तरह के दोषों से भी बचना है। और अगर इस तरह का कोई वाक्य हमारे सामने
आ रहा है, शुद्ध अशुद्ध में पूछ रहा है, तो हमें इस पर गौर करते हुए उसका परीक्षण करना होगा। आगे औचित्य दोष। ये औचित्य दोष क्या है? वाक्य में आ रहे शब्द जो अपने भाव के लिए रूढ़ हो गए हैं, अपने अर्थ या भाव के लिए क्या हो गए? रूढ़ हो गए हैं। उन शब्दों को हटाकर उनका पर्यायवाची शब्द लगा देने से कौन सा दोष आता है? औचित्य दोष। जैसे आप रोडवेज की बसों में चलते हैं, वहां पर लिखा हुआ महिलाओं के लिए आरक्षित। अब आप महिला शब्द हटा दो और उसके पर्यायवाची कोई भी शब्द लगा के देखिए, क्या वो फिट बैठता है? महिलाओं के लिए आरक्षित। अब उसको वहां पर आप नारियों के लिए आरक्षित, कन्याओं के लिए आरक्षित, लड़कियों के लिए आरक्षित, औरतों के लिए आरक्षित, बीबियों के लिए आरक्षित, कोई भी शब्द लगाओगे वो फिट नहीं बैठेगा। औचित्य दोष में मैं एक स्वयं अपने कान से सुना हुआ गाना है। दिल्ली में बाईपास है एक जगह, वहाँ पर मैं किसी मित्र का इंतज़ार कर रहा था। पान की दुकान थी, तो चूँ बनारस का हूँ तो स्वाभाविक है पान खा लेता हूँ कभी कभार। और उस पान की दुकान पर रेडियो बज रहा था जिसमें वो गाना था, घुघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पाँव में कभी उस पाँव में, इस तरह से गाना था। वहाँ दो लोकल बंदे भी खड़े थे, बेचारे कहीं से आ रहे थे। वो दोनों भी अपना बीड़ी का सुट्टा लिए गाना सुने। इत्तेफाक था कि मैं आगे आगे जा रहा हूँ, वो जो दोनों बंदे थे वो भी पीछे पीछे पैदल आ रहे हैं। तो एक ने दूसरे से कहा, कह रहे भाई बड़ा चोखा सा गाना था। कहा हाँ यार था तो, लेकिन कैसे था? अब उनकी अपनी भाषा थी। तो अगले ने देखे उसी गाने का पर्यायवाची शब्द लगाया कि घुघरू की ढाल खुड़कता ही रहा हूं मैं, कभी इस गोड्डानू कभी उस गोड्डानू। अब बताइए, जो शब्द अपने भाव को रूढ़ बना करके फिट हो गया, अगर हम उसको डिस्टर्ब कर देंगे तो भाव की अभिव्यंजनाएं नष्ट हो जाएंगी। ठीक है ना? आज सभी लोग कहते हैं कि आधुनिक समय की महिलाएं या आज की नारी समाज पुरुष वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर राष्ट्रीय विकास में योगदान दे रहा है। आपने कह दी, इसी का औचित्य बदल दीजिए। ये जो औचित्य देख रहे हैं, कदम से कदम को टांग से टांग बना दीजिए, सत्यानाश हो जाएगा। आप हास्यास्पद हो जाएंगे और आपकी जो शैली है वो उपेक्षित हो जाएगी। तो जो शब्द अपने किसी भाव में रूढ़ हो करके पकड़ रखा हो, उस शब्द को वहां से डिस्टर्ब न करें। ये नहीं कि उस शब्द को वहां से हटा के कोई दूसरा शब्द वहां पर फिट कर दें और सोचे कि नहीं ठीक है। नहीं, ये भाषा की कमी मानी जाएगी। एक बार एक नेताजी थे, भाषण दे रहे थे। अब वो नेताजी भाषण देने गए थे अमूल दूध के किसी कार्यक्रम में। गुजरात में भाषण चल रहा है। उनको बोलना क्या था कि आज गुजरात का विकास दुग्ध उद्योग से संभव हुआ है। इस दुग्ध उद्योग में महिलाओं का सराहनीय योगदान है। बोलना ये है, लेकिन उन्हें भाव का तो मतलब था, पर शब्द औचित्य से अनभिज्ञ थे। कौन सा शब्द वहां पर फिट होगा, इससे वो अनजान थे। परिणाम उनका जो भाषण निकला
कि आप लोग जानते हैं गुजरात का विकास किससे हुआ? दूध से। और ये दूध, और वहां पर पुरुष वर्ग भी एक तरफ बैठा हुआ है, महिला वर्ग भी एक तरफ बैठी हुई है, और श्रीमान नेताजी बोले जा रहे हैं कि गुजरात का विकास दूध से हुआ और ये दूध इन महिलाओं ने दिया है। अब आप बताइए, तो अगर आप शब्दों का अनौचित्य प्रयोग करेंगे तो आपका संभाषण हो चाहे संप्रेषण हो, वह हास्यास्पद होकर निंदनीय हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा अपने वाक्य में उन पदों पर गौर करना चाहिए जो पद अपने औचित्य के साथ हो। अगर औचित्य के साथ नहीं है तो हम उनको अशुद्ध माने और शुद्ध लिखने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि आज दो भाइयों में युद्ध चल रहा है। अब यहां युद्ध का औचित्य नहीं है, तकरार है, झगड़ा है, ये हमें बोलना चाहिए, युद्ध नहीं। युद्ध तो दो देशों के बीच में होता है। या कोई गायक आया, हाँ जी गायक महोदय, जरा आप अपना थोड़ा दो चार बानगी सुनाइए। बानगी नहीं होती, कड़ियां होती, पद होते, गीत होते, बानगी नहीं आप कह सकते, ठीक है ना। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उन पर भी गौर हमको करना चाहिए। औचित्य दोष से बचना है। पुनरुक्त दोष, पुनरुक्त दोष क्या होता है कि एक ही अर्थ के शब्द का बार बार हम प्रयोग करते रहें। ठीक है, जैसे आपसे मैंने बोला कि आप यहां पर आइए, पर आप यहां पर आए नहीं और आप चले गए, आप वहां बैठे भी नहीं और आपसे मैं कहता ही रह गया। अभी जो बार बार आप आ रहा है, अब देखो ये आप कितना औचित्यपूर्ण, कितना अनौचित्य है। तो जो उसकी अनौचित्यता रहेगी वो पुनरुक्त दोष कहलाएगी। ठीक है, आप इससे भी बचिए। आगे है मानक वर्ण का दोष। ये मानक वर्ण क्या होते हैं कि हम लेखन में या लिखने में या पढ़ने में कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं जो अमानक हैं। जैसे मैं उनका यहाँ पर एक थोड़ा सा हल्का सा जिक्र कर रहा हूँ। जैसे आज आप लोग पढ़ रहे हैं ये वाला अ, एक जमाना था कि वो ये वाला अ लिखा जाता था। आज आप लोग पढ़ रहे हैं ये वाला ल। एक जमाना था जब ये वाला ल लिखा जाता था। आज आप लोग पढ़ रहे हैं ये वाला ण। एक जमाना था जब ये वाला ण लिखा जाता था। आप पढ़ रहे हैं इस समय ये वाला झ। एक जमाना था जब ये वाला झ लिखा जाता था। तो इस तरह से जो वर्णगत दोष होते हैं उनको भी गौर करना पड़ेगा, और उसको हम क्या कहेंगे? मानक वर्ण दोष। इनसे भी हम लोगों को बचना होगा, या परीक्षा में इन पर भी हमें गौर करना पड़ेगा कि हमारे वाक्य या शब्द या वर्तनी में कहीं इनका तो प्रवेश नहीं है। शिरोरेखीय दोष, इसके बाद आता है शिरोरेखीय दोष। कभी कभी क्या होता है कि शब्द के शिरोरेखा को हम तोड़ देते हैं, और जब शब्द की शिरोरेखा टूट जाती है तो इसी में एक और कारक उभर करके सामने आ जाता है जिसको हम कहते हैं चिन्ह दोष या विराम चिन्ह। चिन्ह या विराम चिन्ह, इन पर भी गौर करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि विराम चिन्हों से भी अर्थ का अनर्थ हो सकता है और होता भी है। जैसे हम एक अगर यहाँ पर पद लिख रहे हैं, उसको गौर कीजिए आप। उसने कहा प्रिय
रुको मत जाओ। देखो मित्र, हम कामा लगा देते हैं। अभी तक क्या उसने कहा प्रिय रुको मत जाओ, अगर कामा यहां लगा दिया तो क्या हो जाएगा? उसने कहा प्रिय रुको मत जाओ, यानी रोक रहा है। अगर इसी चिन्ह को हम मत के साथ लगा दें तो क्या हो जाएगा? उसने कहा प्रिय रुको मत जाओ। ठीक है, अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो जो ये शिरोरेखा दोष होता है, इनको हर हाल में हमें गौर करना चाहिए कि इनका समुचित उपयोग वाक्य में, शब्द में, पद में है या नहीं। अगर नहीं है तो दोषपूर्ण है तो शुद्ध है। इस पर भी हम लोग गौर करेंगे। आगे चलेंगे अब हम लोग तो वाक्यगत दोष, इस पर हम लोग गौर करेंगे। आज हम लोग वाक्यगत दोष इस पर भी गौर करेंगे। इसमें क्या है? पदक्रम दोष। ये क्या होता है? ये कर्ता कर्म क्रिया का जो अन्वय होते हैं वो अपने पद के साथ कैसे कैसे हैं, सही ढंग से हैं या नहीं, कौन सा पद वाक्य में कहाँ रहता है, किन कंडीशनों में कौन सा पद आगे या पीछे हो सकता है, इनका भी जो ज्ञान है वो पदक्रम दोष अगर नहीं आएगा तो पदक्रम दोष माना जाएगा। तो हमको इन पदों पर भी चर्चा करनी है, जानना है। अन्वय दोष, अन्वय दोष में ये देखना है कि हमें अपने क्रिया का अन्वय क्या कह रहा है, कारकीय चिन्हों का अन्वय की स्थिति क्या बना रही है, कर्ता के साथ जो कारक आ रहा है, उसके बाद अगर वाक्य में विभिन्न कारक हैं तो कौन कारक किस सीरियल से रखा जाएगा, कौन पहले फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, इसका भी ज्ञान होना हमको अन्वय दोष से बचाएगा। संयुक्त क्रिया दोष, कभी कभी एक से अधिक क्रियाएं होती हैं तो वो कौन सी क्रिया कहाँ पर किन कंडीशन में रखी जाएगी, इसका समुचित ज्ञान हमें संयुक्त क्रिया दोष से बचाएगा। इस पर भी हम लोगों को चर्चा करनी है। वाच्य दोष, जो वाच्य है, वाच्य कितने होते हैं? 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इनके शर्त क्या क्या हैं, इनकी नियमावलियां क्या क्या हैं, इनको जानते हुए वाच्य दोष से हमको बचना होगा। भाववाच्य का कहाँ प्रयोग होगा, वाक्य कहाँ जा रहा है, इसका वाच्य क्या बोल रहा है, इस पर भी हमको देखना होगा। अगर इसकी जानकारी हम रखेंगे तो वाच्य दोष से बचे रहेंगे। आगे आएंगे परसर्गीय दोष। परसर्गीय दोष मतलब कारकीय चिन्हों का जो दोष है, हमको कारकीय चिन्हों का समुचित ज्ञान और प्रयोग स्थल का बोध होना चाहिए, क्योंकि कारकों का सही उपयोग या सही प्रयोग न करने से वाक्य के अर्थ में कई तरह की विषमता उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लो कि मैं आपसे एक शब्द बोलूं कि डॉक्टर ने कहा रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ। क्या बोला मैं? डॉक्टर ने कहा रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ। अब यहाँ देखिए किसका दोष है? परसर्ग का दोष है। हमें बोलना क्या चाहिए? डॉक्टर ने कहा रोगी को दवा हिलाकर पिलाओ। तो रोगी को हिला के दवा पिलाओ नहीं है, रोगी को दवा हिलाकर पिलाओ। को का प्रयोग अब देखिए रोगी के साथ होगा कि दवा के साथ होगा? हिलाना किसको है? दवा को है। तो डॉक्टर ने कहा रोगी को दवा हिलाकर पिलाओ, और मैंने क्या बोला? रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ। हो गया काम। तो इस तरह के परसर्गीय दोषों से हमको बचना होगा, या इसकी जानकारी हमारे पास रहेगी तो हम इससे बच जाएंगे। खरगोश को काट कर फल दो, यानी पहले खरगोश को काट डालो फिर उसको खाने के लिए फल दो। इस तरह के जो दोष होते हैं वो परसर्गीय दोष के अंतर्गत कहे जाते हैं। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, इसकी जानकारी, इसकी सावधानियां ये जानेंगे। आगे
विशेषण का प्रयोग दोष, क्योंकि विशेषण का जब हम प्रयोग करने चलते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, मध्यमावस्था, उत्तमावस्था। अब हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि जो वाक्य की संरचना है, इस वाक्य की संरचना में मूलावस्था का प्रयोग उचित है कि मध्यमावस्था का प्रयोग उचित है कि उत्तमावस्था का प्रयोग उचित है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि लोहा सभी धातुओं में कठोरतर धातु है, लोहा सभी धातुओं में कठोरतर धातु है। अब हमें ज्ञान होना चाहिए जब सभी का तुलना करके किसी एक को वरीयता दी जाती है तो वहां पर क्या होगा, उत्तमावस्था होगा। तो कठोरतर नहीं, कठोरतम होगा। क्यों? अगर हमें बोले कि तांबा से लोहा कठोरतर है तो ये तो ठीक है, क्योंकि 2 इकाइयों के बीच में तुलना अगर हो रही है तो क्या होगा, मध्यमावस्था होगा। लेकिन सभी इकाइयों के बीच से किसी एक की तुलना होगी तो उत्तमावस्था होगी। ठीक है, तो हमें विशेषण के प्रयोग का भी समुचित ज्ञान होना चाहिए कि वाक्य में ये जो प्रयोग किया गया है मूलावस्था है कि मध्यमावस्था है। वाक्य बता रहा है सबसे अगर जोड़ दिया गया तो उत्तमावस्था हो जाएगी, 2 से ही अगर जोड़ेगा तो मध्यमावस्था होगी। इसकी भी जानकारी, अब थोड़ी सावधानियां हम लोगों को बरतनी होगी। तो मेरे बच्चों, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं बोर्ड पर आया और ललकारा कि आप ये देख लीजिए, एकदम परीक्षा आपकी मुट्ठी में है, कहीं नहीं जाएगा, हर एक फंसेगा। अरे भैया, इतना फंसाने वाली बात नहीं है बेटा। हमारे पास जो ज्ञान है बाबू वो आपके लिए है। आप अगर गंभीर हैं तो एक बार पढ़िए, फिर ज़िंदगी में पढ़ जाए। ज़िंदगी में पढ़ते ही रहोगे तो अनुभव कब करोगे बताओ? एक बार पढ़िए फिर आगे बढ़िए। ध्यान से थोड़ा सा इनको बाबू आप लोग गौर कीजिएगा। ठीक है, कल से आज तो हम आपको स्वर दोष, व्यंजन दोष, अनुस्वार और अनुनासिक दोष, और हो सकेगा तो हम इस पर ये सारे मटेरियल्स आज हम इसी वीडियो में ही डाल देंगे, क्योंकि मेरे पास बाबू संसाधनों का अभाव है, हम अलग से कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी। इसी वीडियो में ही डाल देंगे, आप उनको एक बार अपना अभ्यास में ले लीजिएगा। फिर कल वाली क्लास में हम बताएंगे स्वर दोष कैसे कैसे आ रहा है, दीर्घ संधि से क्या हमें सावधानियां मिल जाएंगी, प्रत्यय उपसर्ग से हमको क्या सावधानियां मिल जाएंगी, कहाँ कहाँ पर प्रत्यय या उपसर्ग लगाने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इनको हम इन सब पर कल चर्चा करेंगे। और एक एक पार्ट को लेकर के हम कोशिश करेंगे कि हम 1 2 3 क्रम में हम इस दोष को निपटा दें और इस दोष से हम लोगों का हम लोगों में सुधार आ जाए। ठीक बच्चों, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा अस्वस्थ होते हुए भी कि आप लोगों का क्रम न टूटे, जैसे भी हो वो आपका क्रम चलता रहे। कल फिर हम लोग डिटेल पर आएंगे। आज एक तरह से हम लोगों का यह विषय प्रवेश था, विषय प्रवेश कर लिए हैं, जान गए हैं कि हमको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, कैसे कैसे ध्यान देना है। इस पर आप लोग गौर कीजिएगा मेरे बच्चों। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, उपयोगी लग रहा हो, तो प्लीज़ इसको अपने 2 4 10 भाइयों में शेयर ज़रूर करें। लाइक कमेंट्स ये अनिवार्य रूप से आप करते रहें। बाकी जो संस्था है वो आपको अपने सामर्थ्य अनुसार ज्ञान देती रहेगी। धन्यवाद बच्चों।